फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के ओवरऑल बुक के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ओवरऑल जितना भी मटेरियल है उसमें से 20 MCQs जो हमारे एनुअल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, रूस में जो 1917 की अक्टूबर क्रांति का परिणाम क्या हुआ था? अक्टूबर क्रांति जो हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ था? राजशाही और सशक्त हो गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, राजशाही का अंत हो गया, दो दलीय राजनीतिक व्यवस्था लागू हो गई, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था लागू हो गई। अक्टूबर क्रांति के बाद राजशाही का बिल्कुल अंत हो चुका था, फिर डेमोक्रेसी आ चुकी थी वहां पर। अब डेमोक्रेसी से ही आया है क्वेश्चन दूसरा, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जो हमारा डेमोक्रेसी है वो किस भाषा से ज्यादा मतलब किस भाषा से लिया गया है? तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला जो ऑप्शन है वो है लैटिन, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा है यूनानी और चौथा है जर्मन। तो इसमें हुआ था यूनानी भाषा से इसका यूनानी भाषा से इसका क्या वो कह सकते हैं, क्या उत्पन्न हुआ था ये शब्द। फिर है सामाजिक आर्थिक समानता का सार्थक है। जो उदारवाद, समाजवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद है, इन चारों में से आर्थिक सामाजिक समानता का समर्थक कौन होता है? तो इनमें से जो समर्थक होता है सामाजिक आर्थिक समानताओं का, वो होता है समाजवाद। सामाजिक से याद कर सकते हैं कि वो समाज के बारे में ज्यादा सोचता है कि नहीं, समाजवाद। चौथा प्रश्न है हमारा फ्रांस से, ये फ्रांसीसी समाज में टाइथ नामक कर की वसूली कौन सा वर्ग करता था? जो फ्रांसीसी में जब राजशाही थी तब लुई 16 वहां का राजा हुआ करता था और वहां पर दो कर वसूलते थे, एक टाइथ और एक टाइथ। तो इसमें टाइथ पूछा है कि टाइथ कौन लेता था? पहला ऑप्शन है कुलीन वर्ग, दूसरा है सामंती वर्ग, तीसरा है पादरी वर्ग और चौथा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है किसान और कारीगर वर्ग। तो टाइथ नामक जो कर लेते थे वो लेते थे पादरी वर्ग, यानी कि चर्च में लोग होते थे वो लेते थे। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के विपरीत है? पहला है स्वतंत्रता, बिल्कुल है। समानता, वो भी दे रखी है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है जो हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत है? तो वो है सांप्रदायिकता। नेक्स्ट है, बुग्याल किसे कहते हैं? यानी कि जो बुग्याल शब्द है ये किसके लिए उपयुक्त हुआ है? ये हिस्ट्री के 5th चैप्टर से संबंधित है। आधुनिक काल में चरवाहे उससे संबंधित है। तो पहला है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं, या दोआब में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं, या दक्षिण भारत के घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं, या कुमायूं और गढ़वाल की निचली पहाड़ियों के घास के जो मैदान होते हैं, घास के मैदान है शुष्क इलाके होते हैं
या सूखे इलाके कह सकते हैं, वो होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, बुग्याल जो होता है ना, वो ऊंचे पहाड़ों पर जो छोटी सी बिल्कुल छोटी छोटी जो घास पाई जाती है उसके मैदान को बुग्याल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मार्सिले क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्सिले क्या है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय गीत है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान है, जर्मनी का राष्ट्रीय गान है, या रूस का राष्ट्रीय गीत है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो सकता है? वो है फ्रांस का राष्ट्रीय गान। ये फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के अर्थ के विपरीत है? जो ये तर्क दे रखे हैं इनमें से लोकतंत्र के कौन सा विपरीत है? पहला दे रखा है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाता है। लोकतंत्र में एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लोकतंत्र में पंथ निरपेक्षता का पालन किया जाता है। तो इसमें कौन सा तर्क जो दिया रखा है वो गलत है? वो है ये कि लोकतंत्र में एक ही धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म स्वीकार करने या उसकी पूजा अर्चना जो भी की जाती है वो सब करने की फुल छूट दे रखी है लोकतंत्र में। फिर है, संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? जो संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता है उसका क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है, नागरिकों को एक धर्म को मानने की स्वतंत्रता रहती है। फिर है कि नागरिकों को किसी भी धर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है। सरकार सभी धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं को समान अधिकार देती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लोकतंत्र की परिभाषा देखें तो लोगों पर लोगों द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ पर लोगों का शासन होता है वो लोकतंत्र है, सादा भाषा में क्या है तो। फिर है, नागरिकों को एक, इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, नागरिकों को एक ही धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। नागरिकों को किसी भी धर्म की मानने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी पॉइंट गलत है। फिर है, सरकार सभी धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं को सम्मान देती है, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट है, स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम ने किस वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया है? पहले इसका क्वेश्चन समझो। स्टालिन कौन से चैप्टर से हमारा बिलोंग करता है ये क्वेश्चन? फर्स्ट चैप्टर में क्या कौन कौन से मुख्य पार्ट थे? सबसे था लुई सोलवा था। मार्सिले उसमें जो राष्ट्रगीत है वो महत्वपूर्ण है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट है, ओलंप दे गूज हैं, या फिर जो साहित्यकार हुए हैं वो हैं रूसो और मोंटेस्क्यू। सेकंड में क्या है? उदारवाद, समाजवाद है, और जार निकोलस द्वितीय हैं, और फिर उनके वो जिनसे लोग सबसे ज़्यादा रुष्ट रहते थे, उन सलाहकार जो थे, उनके गुरु जो थे वो हैं पुतनराज, वहाँ की महारानी हैं, और करेंस्की हैं, व्लादिमीर लेनिन हैं, और बाद में व्लादिमीर लेनिन के बाद आते हैं स्टालिन। तो इसमें ये बिलोंग करता है द्वितीय पार्ट यानी कि दूसरा, रूस में समाजवाद। तो ये इसमें क्या कहा गया है कि सामूहिकरण कार्यक्रम ने किस वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो इसमें पहले वर्ग का नाम ऑप्शन में इनके ऑप्शन दे रखा है, किसान वर्ग, औद्योगिक वर्ग, धार्मिक वर्ग या प्रशासनिक वर्ग। जो हमारा सामूहिकरण था ना, इसमें था कि खेती को सामूहिक करना, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही खेत में काम कर रहे हैं
तो ये किसान वर्ग के लिए ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस प्रक्रिया से, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। भारत की किस नदी को गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा? गोदावरी हो सकती है, ताप्ती वो तो नर्मदा से भी छोटी है, ब्रह्मपुत्र हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है, और कृष्णा। दो ऑप्शन हमारे हो रहे हैं इसमें डाउटफुल, क्या गोदावरी हो या कृष्णा हो। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होता है वो होता है हमारा ए ऑप्शन, यानी गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी यही है। यदि आप कृष्ण काल में कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ये कावारती जो है ना, ये किसी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। पहला पुडुचेरी, पुडुचेरी की तो खुद जो राजधानी है वो पुडुचेरी है। दमनदीप नगर हवेली है इसकी। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है। और जो लक्षद्वीप है इसकी है हमारी कावारती। इसीलिए ऑप्शन होता है बी राइट। फिर है एक क्वेश्चन है, सपोज करो तुम्हारा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत देश की सीमा के साथ नहीं लगती है, तो वो कौन सा देश हो सकता है? पहले तो भारत के साथ जो सीमाएं लगती हैं उनको हम जानना चाहेंगे। तो इधर से अफगानिस्तान, लेकिन पश्चिमी देशों में है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। फिर इधर आ जाओ, चीन है, तिब्बत अब नहीं रहा क्योंकि चीन ने उसको भी अपने में मिला लिया। नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो इसमें क्या, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल ये तो आए, लेकिन कजाकिस्तान थोड़ा काफ़ी दूरी पर है, खैर एक दो देशों को छोड़ने के बाद है, लेकिन ये पश्चिम में है कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि कब बढ़ेगी? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निरक्षरता या ये सभी? तो जनसंख्या वृद्धि कब होगी? जब जनसंख्या बढ़ेगी। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो होता है इसका ये सभी होते हैं, यानी कि जब जन्म दर ज़्यादा होगी तब भी बढ़ेगी, मृत्यु दर निम्न होगी तब भी बढ़ेगी, और निरक्षरता होगी तब भी बढ़ेगी, यानी कि ये सभी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक गतिविधि में कौन नहीं आता? कृषि, खनन, उत्खनन या फिर बैंकिंग। कृषि तो पहले नंबर पर आती है, खनन भी है, उत्खनन भी है, यानी कि इसका ऑप्शन होता है डी, बैंकिंग। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन एक गैर आर्थिक गतिविधि है? बाजार में मछली बेचना, एक निजी फर्म में काम करना, परिवार के लिए खाना बनाना, एक संस्था में शिक्षण कार्य करना। गैर आर्थिक गतिविधि। गैर आर्थिक गतिविधि समझो, आर्थिक गतिविधि वो होती हैं जिनसे हमें धन प्राप्त हो, लेकिन गैर आर्थिक गतिविधि वो होती हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, मतलब कि जिनसे हमें कोई धन प्राप्त नहीं होगा। अगर हम बाजार में मछली बेचेंगे तो धन इनकम होगी हमारी, किसी निजी फर्म में काम करेंगे तब भी होगी, संस्थान में प्रशिक्षण का कार्य करेंगे, प्रशिक्षण में शिक्षण का, यानी किसी को शिक्षा देंगे तब भी इनकम होगी, लेकिन परिवार के लिए अगर खाना बनाएंगे तब शायद नहीं होगी। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है? अक्षांश, कर्क रेखा, वायुदाब, पवन या जनसंख्या। देखो इसमें जो होगा वो जनसंख्या होगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा भारत के जलवायु में अक्षांश रेखा महत्वपूर्ण होती है कि भारत में पूर्व में कौन सी अक्षांश है, पश्चिम में क्या है, फिर उत्तर में देशांतर क्या है, और दक्षिण में देशांतर रेखा क्या है। अक्षांश और देशांतर दोनों इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा किन राज्यों से निकलती है, वहाँ पर जो जलवायु होती है वो अलग होती है। वायुदाब और पवन,
यानी कि जिस मौसम में पवन तेज चलती हैं या फिर ठंडी चलती हैं तो वर्षा भी होती होगी ज़्यादा। लेकिन जनसंख्या पर जलवायु का कोई डिपेंड नहीं होती है, होती है पर थोड़ी बहुत होती है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षित असुरक्षित वर्ग कौन है? खाद्य असुरक्षित वर्ग, पहला है पारंपरिक दस्तकार, दूसरा लघु किसान, बड़े काश्तकार या मील मजदूर। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है मील मजदूर। फिर है एक व्यक्ति कागजों के लिफाफे बना रहा है, उसकी गतिविधि को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, माध्यमिक या द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, सूचना क्षेत्र में। अगर कोई लिफाफे बना रहा है तो उसे तृतीय में सम्मिलित किया जाएगा। फिर लास्ट एंड एंड क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन है हमारा, अपने विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में या ए और बी दोनों क्षेत्रों में? कृषि में भी करता है और वैसे काम करते हैं, उनकी प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्रों में ज़्यादातर रोजगार सृजित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होता है हमारा डी ऑप्शन। तो इसी इन 20 क्वेश्चंस के साथ हमारी इस वीडियो का लास्ट होता है। तो बने रहें चैनल पर, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।